ख़वातीन व हज़रात, थोड़ा आपको इंतज़ार करना पड़ा चूंकि ये किताब शनासी का जो सिलसिला अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद उर्दू करने शुरू किया है, इसको हम कोशिश करेंगे कि ये सीरीज जो है लाइव आप तक पहुंचाएं। और लाइव पहुंचाने में बहुत सारी खराबियां रहती हैं, कुछ तकनीकी प्रॉब्लम आती है, इंटरनेट के जरिए ये सब चीज़ें आप तक पहुंचाई जाती हैं, तो कुछ वक्त लग गया, उसके लिए माजरत। दोस्तों, बहुत ही अहम हमारे उर्दू के फिक्शन निगार रहमान अब्बास आज हमारे मेहमान हैं। 3 नॉवेल इनके आ चुके हैं। खुदा के साए में आंख में चोली, एक ममनुआ मोहब्बत की दास्तान, नखलिस्तान की तलाश में, और रोजिन इनका चौथा नॉवेल है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में और जहां जहां उर्दू फिक्शन खासतौर से पढ़ने वाले कारी मौजूद हैं, हर तरह का रद्द अमल नॉवेल के हवाले से आया। लेकिन ज्यादातर लोगों ने इस नॉवेल को बहुत पसंद किया, जिसमें हमारे अहद के बहुत बड़े नक्काद गोपीचंद नारंग, सैयद मोहम्मद अशरफ और पाकिस्तान से सलाउद्दीन दरवेश और बहुत सारे लोगों ने इस नॉवेल पे गुफ्तगू की और इस नॉवेल को बहुत पसंद किया। और एक अच्छी बात यह हुई कि बहुत कम अरसे में पहला एडिशन खत्म हो गया और फिर इसका दूसरा एडिशन आया। और साथ ही साथ अंग्रेजी, हिंदी, गालिबन जर्मन, ये 3 जबानों में ये नॉवेल बहुत जल्द आप लोगों के हाथों में होगा। वो लोग जो उर्दू रस्मुल खत से वाकिफ नहीं है, वो हिंदी और अंग्रेजी में इस नॉवेल को पढ़ सकेंगे। रहमान अब्बास साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। शुक्रिया तो आपका। और जानते तो आप सभी हैं कि ज़मरूद एक हादसे से 2-4 हुए थे, और वो जिस दिन ये हादसा हुआ था उस दिन इत्तेफाक ये था कि इसी किताब पर दिल्ली में गुफ्तगू होने वाली थी, और आज जब वो पहली बार चलने फिरने लगे हैं तो इसी नॉवेल पर गुफ्तगू हो रही है। तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि आप सेहतयाब हैं और हम सब दोबारा आपके साथ सब दोस्तों की दुआएं रहीं। तो सबसे अच्छी बात यही है। जी जी जी। तो रहमान अब्बास साहब, पहले ये बताइए कि एक उर्दू के अदीब के लिए अब हमारे यहाँ मसला क्या है कि किताब नहीं पढ़नी है, और नॉवेल तो खासतौर से नहीं पढ़ना है, शायरी इसलिए पढ़ लेते हैं कि चलिए कोई किताब आ गई, उसकी एक गजल पढ़ ली, उसके 2 शेर फेसबुक पे डाल दिए, ट्विटर पे डाल दिए, तो हो गया काम। लेकिन नॉवेल का क्या करेंगे आप? नॉवेल तो आपको पूरा पढ़ना है या नहीं पढ़ना है? तो हिंदुस्तान में कम से कम आप भी इससे वाकिफ होंगे कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो मुताला करते हैं अदब का, अदब में भी फिक्शन का, फिक्शन में भी नॉवेल का। तो आपकी किताब को जिस तरह पसीराई मिली और जिस तरह लोगों ने इसको हाथों हाथ लिया, और इतने कम अरसे में पहला एडिशन इसका खत्म हुआ, फिर दूसरा एडिशन आया, आप किस तरह इसको लेते हैं कि ये बहुत, क्या आपको लगता है कि अब आकर कुछ लोगों का रुझान बदला है और लोग जो है पसंद करने लगे हैं चीजों को या पढ़ने लगे हैं? हालांकि सोशल मीडिया का जमाना है तो लोग अपना वक्त ज्यादा वहां पे देते हैं, लेकिन इस नॉवेल को, इस किताब को, उर्दू की इस किताब को देखते हुए लगता है कि नहीं, जो हमारा कारी कहीं चला गया था वो वापस आ गया है। कैसा लगता है? हर बार जब तुम एक सवाल शुरू करते हो तो मुझे हमेशा ये जानकर खुशी होती है या ये सुनकर खुशी होती है कि तुम सवाल को इतना तूल देते हो कि जवाब की गुंजाइश बहुत कम रहती है। मुझे नहीं लगता कि उर्दू में शायरी सुनने वालों की कभी कमी रही है। मुझे नहीं लगता कि उर्दू में फिक्शन पढ़ने वालों की कभी कमी रही है। हम एक ऐसी जबान में, हम तो बहुत नए लिखने वाले हैं, लेकिन हमारी रिवायत इतनी मजबूत है कि प्रेमचंद को पढ़ने वाले लाखों में हैं, मंथो को पढ़ने वाले लाखों में हैं, नसीब में है, सिर्फ हर जबान में है। ये लाखों नहीं, वो इवन उर्दू में। हमारे यहाँ कितने मंटो के एडिशंस छपते हैं उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। हमारे यहाँ बेदी की कितनी किताबें छपती हैं उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो एक बहुत बड़ी रिवायत पढ़ने की है। यकीनन कभी कमजोर हो जाती है वो, और कभी वो मजबूत होती है। यहां पर यह है कि उर्दू नॉवेल का हमेशा क्राइसिस रहा है। उर्दू नॉवेल तरक्की पसंद तहरीक या तरक्की पसंद नजरियात से मुतासिर होने वाले जो नॉवेलिस्ट थे, उसके बाद का जो नॉवेल का पीरियड है वो काफी उसमें एम्प्टी पीरियड है। उसकी वजह शायद ये भी हो सकती है कि जो जदीद उर्दू अदब के जो दावेदार थे नॉवेल की तरफ उन्होंने तवज्जो नहीं दी, और एक या दो जिन चीजों को उन्होंने नॉवेल के तौर पर पेश करना चाहा वो बहुत कमजोर खस्ता इंशाइया थे।
उस एक वो वजह भी थी कि पूरा गैप था 25 वर्षों का, जहां पर नॉवल जिस तरह से नॉवल एक माशरे में आना चाहिए और एक कल्चर की नुमाइंदगी करनी चाहिए, एक जबान में सियासी, समाजी और माशी फिक्र की नुमाइंदगी करनी चाहिए, वैसा नॉवल और नॉवल का वैसा डिबेट नहीं था। लेकिन यहाँ अब माहौल काफी बदल रहा है, खासकर गुज़िश्ता 10 वर्षों में काफी नॉवल लोग लिख रहे हैं और नॉवल पढ़ने की तरफ एक मुस्बत हमें लोगों का एटीट्यूड नजर आता है, बावजूद इसके कि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, सोशल मीडिया की अपनी चेंजेस, अपने चैलेंजेस, अपना डिमांड है, लेकिन उर्दू नॉवल अपने लिए गुंजाइश पैदा कर रहा है और डेफिनेटली आने वाले वर्षों में ये उर्दू पढ़ने वाला और खासकर नॉवल खरीद कर पढ़ने वाला क्लास उर्दू में भी बढ़ता जाएगा। अच्छा रहमान भाई, ये जो आपके नॉवेल का नाम है, जरा इसकी थोड़ी सी वजाहत कर दें। वो उसकी वजाहत मैंने नॉवल में पूरा नॉवेल आपका पढ़ना पड़ेगा आखिर में जाके आपने। हाँ, मैंने नॉवेल में इस बात का जिक्र किया है कि ये जो एक नया लफ्ज जो मुझे लगता है और जिसका मैं तलफ्फुज को तय नहीं कर सका, वो नॉवेल के पूरे सियाक व सबाक में ही शायद हम उस लफ्ज का क्या इम्कान बनता है या उस लफ्ज के क्या मुमकिन मानी मुमकिन है, यानी क्या पॉसिबिलिटी है इस लफ्ज की कि उर्दू में ये लफ्ज अपने लिए गुंजाइश पैदा करे, न सिर्फ उर्दू में बल्कि दुनिया की किसी भी जबान में जो नफ्सियाती सूरत हाल है जिससे इस नॉवल के इत्तेफाक से बहुत सारे किरदार बैक वक्त गुजर रहे हैं, क्या वो नफ्सियाती पहलू जो इंसानी जिंदगी का एक अहम नफ्सियाती पहलू है वो अब तक नजरअंदाज किया गया था। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हो सकता है बाद में रजिस्टर हो और तब वो नॉवल और नॉवल का उन्वान अपने लिए गुंजाइश पैदा करेगा मानी की सतह पर जी। लेकिन उसके एक कोई मानी तय नहीं है, वो पूरा एक साइकोलॉजिकल एक पूरा सिनारियो है जो एक इंसान की जिंदगी से जुड़ा हुआ होता है। उसको बयान करने के लिए मेरे पास दूसरा कोई लफ्ज नहीं था, तो मैंने हुस्न और रूह के टुकड़ों को मिलाकर एक लफ्ज कॉइन करने की कोशिश की है जी। अच्छा रहमान भाई, मुंबई जिसका जिक्र जो आपके नॉवेल की फिजा जो है वो मुंबई है, और वो मुंबई जो शायद जिस मुंबई में लोग जाना चाहते हैं, लोगों का ख्वाब है इतने बड़े शहर में वहां रहना, वहां बसना, वहां जाना। लेकिन जिस तरह आपने नॉवेल की इब्तदा की है, जो शुरुआत है नॉवेल की, और जो मुंबई आपने हमें दिखाने की कोशिश की है, तो मैं तो ये दरख्वास्त करूंगा सबसे कि वो लोग जो मुंबई गए हैं वो भी इस नॉवेल को पढ़ें, जो मुंबई जाना चाहते हैं वो भी इस नॉवेल को पढ़ें, जो मुंबई नहीं जाना चाहते वो भी इस नॉवेल को पढ़ें। लेकिन आपका नॉवेल पढ़ने के बाद मुंबई की जो तस्वीर आपने पेश की है वो ऐसा लगता है कि जरा मुख्तलिफ है मुंबई उससे, जो मुंबई की चकाचौंध दुनिया है, जो फिल्म है, जो बड़ी बड़ी चीजें हैं, उसके बीच में कुछ और दिखाने की आपने कोशिश की है। मुंबई या बंबई या बॉम्बे एक शहर नहीं है। मुंबई एक जुग्राफिया है जिसमें एक ही वक्त में बहुत सारे शहर रहते हैं, कई क्लासेस हैं जो मुंबई को रिप्रेजेंट करते हैं, आबादी की सतह पर, माशी हालात की सतह पर, घेटो जिस तरह का एक 92 के बंबई के फसादात के बाद एक तरह का घेटोइजेशन हुआ है, वो एक क्लास है, सियासत का सितम जरीफी से पैदा होने वाला एक क्लास है। तो पुराना बंबई, नया बंबई, तो बंबई में बहुत सारे छोटे छोटे शहर हैं और इसलिए जब नॉवेल खुलता है तो एक अलग जगह, एक अलग लोकेल में खुलता है, लेकिन वही किरदार जब उस लोकेल से निकलकर बंबई को देखने के लिए दूसरी जगह पे चला जाता है, फर्ज कीजिए कि मोहम्मद अली रोड पर एक नौजवान आंखें खोलता है, पहली बार बंबई को देखता है, दूसरे दिन अगर वो गेटवे ऑफ इंडिया पर है तो बंबई उसके लिए दूसरा शहर बन जाता है। और वो न सिर्फ ये कि वो जोग्राफिया की सतह पर जगह अलग है, बल्कि नफ्सियात की सतह पर ट्रीटमेंट अलग है, पूरे लाइफ का जो फिनोमिना है वो अलग है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बंबई के जितने मुमकिन पहलू एक राइटर देख सकता है या एक राइटर को जितने पहलू देखने चाहिए, उसकी कोशिश मैंने की है अपने किरदारों के हवाले से कि बंबई का उस तरह का जो डिफरेंसेस हैं, यानी मोहम्मद अली रोड पर या मदनपुरा में या धारावी में या अंधेरी में और उसके दूसरे इलाकों में कुलाबा में या गेटवे ऑफ इंडिया में जो फर्क है वो अलग अलग, उसकी जो साइकोलॉजी है वो भी हमारे सामने आए जी। अच्छा, एक चीज मैं ये आपसे जानना चाहूंगा, हालांकि ये बहुत बेवकूफी का सवाल है लेकिन मैं आपसे करूंगा कि आपका नॉवेल जो है, चूंकि हमारे यहाँ जैसे आपने बताया कि तरक्की पसंद तहरीक और उसके बाद जो जदीद रुझान रहा, तो उसमें ज्यादा अफसाने या कहानियां लिखी गई, बहुत अहम लिखने वाले हमारे सामने हैं,
नॉवेल उस तरह हमारे सामने नहीं आया। फिर थोड़ा सा हम आगे चलते हैं तो फिर नॉवेल हिंदुस्तान में भी, पाकिस्तान में भी अब्दुल्ला हुसैन आते हैं, कुरतुलैन हैं, और फिर इंतजार साहब हैं। वो तो सब बहुत पहले से ही जी। है, बहुत पहले से ही है। लेकिन जो तरक्की पसंद तहरीक के जमाने में 4, 5, 6 अच्छे लिखने वाले मौजूद थे उर्दू अदब में, वो उसके बाद जाहिर है जदीदियत में, या जब एनी आपा भी लिख रही थी तब भी हिंदुस्तान में मौजूद उस तरह नहीं थे। लेकिन एक ये जमाना है जिस जमाने में रहमान अब्बास लिख रहा है, या खालिद जावेद लिख रहे हैं, या सिद्दीक आलम लिख रहे हैं, या पाकिस्तान में मोहम्मद हमीद शाहिद लिख रहे हैं। तो अब आपको क्या लगता है कि जो हिंदुस्तान का नॉवेल है, और आपने इस पे बहस भी की है, इसलिए मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, और जो पाकिस्तान का नॉवेल है, या हिंदुस्तान का अदब, उर्दू अदब, और पाकिस्तान का उर्दू अदब, आपने इस पे बहस की है, लेकिन मैं दोबारा जानना चाहूंगा, क्या आप हमें ये वक्त है कि हम डिफ्रेंशिएट करें कि पाकिस्तान का अदब अलग है और हिंदुस्तान का अदब जो है उससे? इस पर मुझे लगता है कि मैंने इस डिबेट को इनिशिएट किया था जी, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी तंजीमें या बहुत सारे इदारे ऐसे हैं या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दो मुल्कों के अदब को, जो एक जबान में लिखा जाता है या करीब करीब एक जबान में लिखा जाता है या ऑलमोस्ट एक जबान में लिखा जाता है, उसे एक ही अदब समझते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता है। अगर बरतानिया में अंग्रेजी में नॉवल लिखा जाता है और हिंदुस्तान में अंग्रेजी में नॉवल लिखा जाता है और अमेरिका में अंग्रेजी में नॉवल लिखा जाता है, ये लिखे एक जबान में जाते हैं, लेकिन जब इनकी दर्जाबंदी होती है तो अमेरिकन नॉवेलिस्ट बरतानिया का नॉवल निगार या बरतानिया के नॉवल निगार के तौर पर पहचाना नहीं जाता। तो लिखने वाले की शनाख्त है, चाहे वो ऐसी जबान में लिखे जो मुख्तलिफ ममालिक में इस्तेमाल की जाती है, उसमें लोग लिखते हैं, तब भी उसकी शनाख्त उसके मुल्क से होती है। तो अदब की शनाख्त बुनियादी, आप बहुत सारी किताबें ऐसी आई हैं जिसका टाइटल ही होता है पाकिस्तानी नया अफसाना, पाकिस्तान के मुंतखब अफसाने, इस तरह हिंदुस्तान के मुंतखब। तो अदब एक जबान में जरूर लिखा जा रहा है दोनों मुल्कों में, लेकिन मेरा ये जाती, अब बहुत सारे लोगों को इससे इख्तलाफ भी है कि ऐसा मुमकिन नहीं है, उर्दू को तो इस तरह से तकसीम नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो तकसीम है वो एक हकीकत है और उस हकीकत से हम बहुत ज्यादा इनकार नहीं कर सकते। मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ा लिखा जाना चाहिए दोनों तरफ का, दोनों जबानों का, दोनों मुल्कों में लिखा जाने वाला अदब, लेकिन उसकी जब भी दर्जाबंदी होगी तो हिंदुस्तान का नॉवल, हिंदुस्तानी उर्दू नॉवल अपनी शनाख्त अपने मुल्क के साथ उसकी वाबस्ता होती है, जबान के साथ तो है ही है, क्योंकि वो एक जबान में लिखा जा रहा है, लेकिन दर्जाबंदी के लिए हमेशा मुल्क के साथ ही होती है। कम से कम जिस तरह का दुनिया का सेटअप है उसमें मुझे यही नजर आता है। रहमान भाई, ये जो इंटरनेट की दुनिया है या सोशल मीडिया है, उसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल अब हमारे वो सीनियर राइटर्स भी करने लगे हैं जो शुरू में तनकीद कर रहे थे, इसकी भरपूर मुखालफत कर रहे थे कि ये क्या है, ये सब तमाशा है, ये सब बहुत बेकार चीजें हैं। अब ये वो क्लास है जिसने जब टाइपिंग शुरू हुई थी और लोग कंप्यूटर पे लिखते थे, उसकी भी मुखालफत की थी। जब शुरू में अखबार वो उसकी खत्ताती के बगैर जब पेंटिंग, तब उन्होंने कहा था कि हमसे ये पढ़ा नहीं जाता। सो ये क्लास उर्दू में हमेशा से रहा है, लेकिन अब और इत्तेफाक की बात यह है कि बहुत जल्दी ये सोशल मीडिया में खुद भी आ गया है। जी, जी, जी। मुझे याद है, मतलब हमारे अफसाना निगार पब्लिक भी ऐसे हैं जिन्होंने मुझ पर काफी तनकीद की थी कि तुम अपना वक्त जाया करते हो, ये सब नहीं करना चाहिए तुम्हें लिखने। अब मैं देखता हूं कि वो मुझसे ज्यादा व्हाट्सएप है सोशल मीडिया में। लेकिन मैं सवाल एक ये जानना चाह रहा था आपसे कि इस नॉवेल की प्रमोशन के लिए एक पब्लिशर जो कर सकता है वो जाहिर करता है और उसे करना चाहिए, और मेरा ख्याल ये है कि अच्छे अदब या अच्छे लिटरेचर की प्रमोशन होती रहनी चाहिए। एक तख्लीककार को अपनी तख्लीक के लिए, जैसे आपने खुद सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे या बाकी चीजों पे आपने अपने नॉवेल के हवाले से बहुत ज्यादा एक तरह से इसको प्रमोट करने की, मैंने इसका एक्टिव रोल अदा किया है जी। उसकी वजह यह है कि आप नॉवेल, सबसे पहली बात तो यह है कि आप अंग्रेजी में नहीं लिख रहे हैं, आप हिंदी में नहीं लिख रहे हैं, आप अरबिक में नहीं लिख रहे हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस जबान में नॉवेल लिख रहे हैं। आप एक ऐसी जबान में नॉवेल लिख रहे हैं जिसमें बाज़ औक़ात तो लोगों की 100 या 200 कॉपियां छपती हैं और वो उनके 3 दोस्त पढ़ते हैं, 2 तबसरे साल भर में आते हैं, उसके बाद वो नॉवेल हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। बिल्कुल। आपके जबान की जो मईशत है आपको वो याद रखनी चाहिए। आप किस जबान में लिख रहे हैं, उसका रिटर्न क्या है। एक नॉवल लिखने के लिए आप 3-4 साल मेहनत करते हैं, मशक्कत करते हैं। दिस इज इन्वेस्टमेंट ऑफ योर लाइफ, योर एनर्जी, योर टाइम। इसके बाद चूंकि आपके पास वसाइल नहीं है, आपका जो छोटा मोटा मीडिया है, उर्दू अखबार या 1-2 चैनल्स, उनको आपके अदब से कोई लेना देना नहीं है। आपके अखबारों में इतने कम फहम लोग बैठे हैं कि 2-3 नॉवलों में फर्क नहीं कर सकते।
एक ऐसी सूरत हाल में मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी तख्लीक को दूसरों तक पहुंचाने वाला आप उसकी तारीफ नहीं कर सकते। अगर कोई मुसन्निफ अपने किताब की खुद तारीफ करता है तो ये ऐब है, मैं इसके सख्त खिलाफ हूं। लेकिन अगर आपकी किताब के बारे में कोई शख्स जिसकी अदबी अहमियत है, जिसका कंट्रीब्यूशन है लिटरेचर में, वो उसकी राय आती है तो आप उसे शेयर कर सकते हैं, आपको उसे करना चाहिए। मैंने देखा है कि काम अरुंधति रॉय जैसी बड़ी राइटर भी करती है, उनका फेसबुक पेज है और वो जितने मजामीन आते हैं उनके नॉवल पर जो लोगों की राय होती है उन्हें शेयर करते हैं और वो बाकायदा फंक्शंस भी अटेंड करती हैं। हाँ, अंग्रेजी में तो स्पेस बहुत है। अंग्रेजी में अखबार इतने हैं कि अगर एक नॉवल आ जाता है, आम नॉवल, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी बड़े हाई क्लास नॉवलिस्ट का, अंग्रेजी में कोई बहुत बड़े नॉवलिस्ट हमारे यहाँ नहीं है, नॉट इवन मेरी नजर में तो अरुंधति रॉय भी इतनी बड़ी राइटर नहीं है जिस तरह का नॉवल का कैनवस है दुनिया की तारीफ का। लेकिन अंग्रेजी में स्पेस छोटे छोटे राइटर्स का जिनकी पहली किताब आती है उनको भी इतना ज्यादा होता है कि 4-5 बड़े अखबारों में आप पर रिव्यू आते हैं, आप बहुत सारे फेस्टिवल्स में आते जाते हैं, आपकी किताब स्टैब्लिश होती है। उर्दू में क्राइसिस ये है कि किताब स्टैब्लिश नहीं हो पाती है। हम देख रहे हैं पिछले 25 वर्षों में अगर 2-3 नॉवल स्टैब्लिश हुए तो वो किनके हुए और क्यों हुए हैं? या तो फिर आपका पूरा एक स्टैब्लिशमेंट हो जो फारूकी साहब का था, वो एक शख्स नहीं है, वो एक इदारा है। तो जो इदारे के तौर पर एक किताब आती है तो चूंकि उनके चाहने वाले, उनके साथ जिनके रवाबित हैं, जिनके मुफादात हैं, वो सब लोग जुड़ जाते हैं उस प्रोपेगेंडा मैगजीन में। लेकिन मेरी तरह के, तुम्हारी तरह के जो बिल्कुल नए लोग हैं, जो नई आवाजें हैं, उनके पास ना एस्टैब्लिशमेंट है ना कोई मीडिया है। चुनांचे उन्हें अपने तौर पर जितने वो रास्ते अपने लिए तलाश कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें करने चाहिए। उससे किताब के लिए कोई बहुत ज्यादा काम नहीं होने वाला है। आखिरी फैसला तो कारीन पढ़कर खुद करते हैं। और मैं वारिस अलवी की इस बात से मुत्तफिक हूं कि नकार धोखा दे सकता है, झूठ बोल सकता है। कारी जो आम कारी है वो ईमानदार होता है, वो ना आपको धोखा दे सकता है ना उसके साथ कोई मुफादात होते हैं। तो अच्छा, ये किताब की तारीफ या किताब का क्या कद है या किताब की क्या अहमियत है, इसका फैसला लोग करते हैं। आप सिर्फ इतना कर सकते हैं कि लोगों को ये बताएं कि आपकी ये किताब है जो अवेलेबल है, जिन्हें दिलचस्पी है वो खरीद कर पढ़ सकते हैं। आपका काम सिर्फ इतना है और इतना ही करना चाहिए। हमारे यहाँ भाई रहमान अब्बास और जमरुद भाई, एक आध चीज मैं जोड़ूं कि लगातार लोग आपको देख रहे हैं और खासतौर पे मोइन शादाब और राना सफ़ी जी ने, रहमान भाई आप गवाह रहिएगा कि किन हालात में इंटरव्यू रिकॉर्ड हो रहा है। जी। आज 3 दिसंबर 2017 है और जम्मू के एशिया होटल में हम ये नशिस्त बर्पा कर रहे हैं और आप पहली बार इस पर आए हैं और हाँ, ये गवाह है। ये आवाज आप डॉक्टर लियाकत जाफरी साहब की सुन रहे हैं। तो बहरहाल जमुर्दाज पे चल के आए हैं, बहुत साल के बाद, बहुत महीनों के बाद मेरे जहन पे साल सवार हैं, क्योंकि हम ये तवक्को ही नहीं करते थे जमुर्द इतना जल्दी खड़ा हो जाएगा। आपकी दुआओं से मुबारकबाद दी आपको मोइन शादाब ने, राना सफ़ी ने, मुशफ़िक रजा ने, उर्मिला माधव ने, असगर इमाम ने, जमशेद अहमद ने, सबा बशीर ने, कि हम जमुर्द को जिंदा जावेद देख रहे हैं अपने सामने और वो दोबारा खड़ा है और सब ये काम कर रहा है। आप सबको बहुत मुबारक। और कुछ और अफराद हैं जिनके नाम मैं लिख नहीं पा रहा हूं, जो लगातार इस बात पे बात कर रहे हैं, जो नावल है, और खासतौर पे अंग्रेजी और बरतानवी हवालों से रहमान भाई ने बात की और सब अप्रिशिएट कर रहे हैं आपके इस काम को। आप बोलते जाइए और अगर कोई भी शख्स सवाल करना चाहे तो मैं हाजिर हूं, आप सवाल कीजिए, अभी जवाब दिया जाएगा, रहमान साहब उसका जवाब देंगे। जी बिस्मिल्लाह। अभी जो आवाज आप सुन रहे थे ये हमारे बड़े भाई, हमारे उस्ताद डॉक्टर लियाकत जाफरी साहब की है। आप तमाम हजरात वाकिफ हैं कि और लियाकत साहब को लोग बतौर शायर जानते हैं। बतौर शायर ये बहुत अच्छी बात है। हालांकि ये उर्दू के उस्ताद हैं और हम किसी को बताते नहीं है कि ये उर्दू के उस्ताद हैं, चूंकि जो हालात हैं आज के तो उर्दू के उस्ताद बताते, खुद भी नहीं बताते। नहीं, यूं भी यूनिवर्सिटी कॉलेज वाला अपने को उर्दू वाला जो है ना वो छुपा के फिर रहा है आजकल। हाँ, वो छुपाना ही चाहिए जो सूरत हाल है। दोस्तों, आप तमाम हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। बात आगे बढ़ाते हैं रहमान भाई। मैंने ये देखा अंग्रेजी में, और जैसे आपने कहा, और इतनी बड़ी जबान है, उसमें मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा प्रमोशन की जरूरत है। वहां पब्लिशर अगर एक पोस्ट डालता है, पेंगुइन से आपकी किताब छपी है, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो पेंगुइन ही इतना बड़ा है, आपकी हजारों कॉपियां। लेकिन मैं देखता हूँ अरुंधति रॉय को, मैं देखता हूँ राना सफ़ी को। राना सफ़ी की अभी किताब आई है और गदर पे किताब है, और बहुत इवन ओरहान पामो, हाँ, ओरहान पामो ट्विटर पे कितने एक्टिव हैं। तो ये सब लोग हैं जो अपने कार्य से जुड़ना चाहते और वो बहुत जरूरी है। लेकिन रहमान भाई, मुझे ये लगता है जाती तौर पर ये आपने पहल की है,
इससे पहले अगर हम भी अपने असातिज़ा से बात करते हैं तो वो ये कहते हैं यार अपनी किताब के बारे में क्या बात करना, अपनी किताब के बारे में क्या वो फ्रस्ट्रेशन हम उस जनरेशन को लेकिन जानते हैं उसमें जो क्या हुआ, फ्रस्ट्रेशन के साथ क्या जी हुआ, रही है। उसमें उसका नुकसान क्या हुआ जो मुझे लगता है, उसका नुकसान ये हुआ कि रहमान अब्बास का नॉवेल 10,000 या 20,000 कॉपी छपनी चाहिए थी, खालिद जावेद का नॉवेल 10,000 20,000 कॉपी छपनी चाहिए थी, इवन के इंतजार हुसैन का नॉवेल 50,000 1 लाख कॉपी छपनी चाहिए थी। हिंदुस्तान में जब छपता है तो 200-300 कॉपी छपती है। तो मुझे लगता है कि जो वो प्रमोशन राइटर को करनी चाहिए थी या नक्काद को जो भोंपू बजाना चाहिए था उसने नहीं किया। नकाद को नहीं, बात पूरी इकोनॉमी की है। क्या वजह है कि आपके पास दोनों तीनों मुल्कों ममालिक को ले लीजिए जहां पर उर्दू पढ़ी जाती है, एक बड़ा पब्लिकेशन इतना पिंगविन जैसा नहीं है, ये सब मिलाकर एक इदारा ऐसा बना नहीं सकते। तो बहुत सारी चीजें उसमें है और बेसिकली उसमें इकोनॉमी है, किताब की इकोनॉमी, जबान की इकोनॉमी, और ये चीजें बहुत मानी रखती हैं। अब हमें ये तस्लीम कर लेना चाहिए कि उर्दू की इकोनॉमी ऐसी नहीं है और आने वाले कम से कम 500-600 वर्षों तक तो नहीं होगी। अभी सूरत हाल में मैं क्या कर सकता हूं? मैं इंतजार उस दिन का नहीं कर सकता जब पिंगविन जैसा एक इदारा मेरी जबान में खड़ा हो और मैं उसके पास अपना मैन्युस्क्रिप्ट भेजूं, फिर उनका इदारा उसको देखेगा और परखेगा और उसको एक्सेप्ट करेगा। हालांकि ये जब जर्मन का तर्जुमा हुआ है उर्दू में तो यही प्रोसेस हुआ है जी, जब अलमुत ने तर्जुमा किया तो उसके बाद ऐसा नहीं कि उसने अभी इतना वक्त लगा हाँ, पहले प्रोसेस हमारी लगता है। बात और अब वो फरवरी में उसको एडिशन आने वाला है। तो दूसरी जबानों में यकीनन ये है, लेकिन उर्दू अच्छा, में नहीं है। रहमान भाई, राना सफ़ी आपको कह रही हैं कि आप आदाब राना जी। ट्विटर को जरा ज्यादा एक्टिव करें हाँ, और ट्विटर के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, क्योंकि वो प्रमोशन के लिए सबसे बेहतरीन जरिया है। और एक साहब हैं दीवान राजेश, वो कह रहे हैं रोजन हिंदी में कब आ रहा है? हिंदी में तर्जुमा हो चुका है, बल्कि उसमें तर्जुमा तो हमारे हैदराबाद यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कॉलर रिजवान साहब है, उन्होंने 8 महीने पहले तर्जुमा किया था। लेकिन फिर मैंने अपने 2-3 अहम दोस्तों को वो बताया तो उनका ये ख्याल था कि इसमें कुछ और चेंजेस होनी चाहिए ताकि वो ओरिजिनल से बहुत करीब हो। तो हमने और 3-4 बार उस पर एडिट पर काम किया है और अब मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट मंथ हम वो फाइनल ड्राफ्ट किसी अच्छे पब्लिकेशन को हम हिंदी में भेजेंगे। हम उसे ऐसे कि उर्दू के किसी पब्लिशर को नहीं दे रहे कि आप छापे। हमारी कोशिश ये होगी कि हिंदी के किसी बड़े इदारे से आए और बहुत मुमकिन है कि नेक्स्ट ईयर के पहले हाफ में हिंदी में शाया हो जाए। और राना ये भी कह रही हैं कि ऑथर्स को प्रमोट करने का पब्लिकेशन हाउसों का भी अपना एक एजेंडा है। हाँ, बिल्कुल एजेंडा और उसमें हमें खुद ही ये वसाइल पैदा करना बिल्कुल है। एजेंडा बहुत है। अच्छा। एक बात तो ये याद रखिए कि पिंगविन कम से कम 500 नॉवेलिस्ट को छापता होगा, लेकिन वो सबकी पब्लिसिटी नहीं करता है। पिंगविन के जरिए भी बहुत सारी छपी हुई किताबें मर जाती हैं, जिस तरह उर्दू, हिंदी और दूसरी जबानों में मरती हैं। ऐसा नहीं है कि पिंगविन की किताबें मरती नहीं है, पिंगविन के ऑथर उनके अपने फेवरेट होते हैं, ऐसा भी नहीं। बहुत सारी जगहों पर सबके अपने अपने मुफादात हैं, एक इंडस्ट्री लेकर बैठे हैं। लेकिन कुछ राइटर्स होते हैं जिनका अपना एक सोशल अप्रोच होता है, पॉलिटिक, उनका इमेज इतना बड़ा होता है कि शायद वो इदारे से बड़े हो जाते हैं। मुझे लगता है अरुंधति रॉय जैसे राइटर इदारों से बड़े हो जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि वो वाकई में राइटर कितने अहम है, ये तो हम हमेशा लोगों पे छोड़ देते हैं। क्योंकि उनके पहले नॉवेल पर भी काफी मतलब जिसको अवार्ड मिला था, कुछ लोगों का ये कहना था कि कम्युनिस्ट सोसाइटी पर उनकी तनकीद है, इसलिए सारी चीजें। अब उस नॉवेल को देखता हूं तो मुझे उस नॉवेल में बहुत ज्यादा कहानी की सतह पर कुछ नजर नहीं आता सिवाय लफाजी के तौर पर। यानी उन्होंने जबान का ईडीएम वगैरह बना के जो है ना काफी ड्रामेटिक अंदाज में चीजें पेश की है। लेकिन तो वो बहस नहीं है, लेकिन मुमकिन है कि उन सबका अपना एजेंडा होता है और उसको फॉलो करते हैं। लेकिन इसके बावजूद आप अरुंधति राय से 1000 वजह है कि आप उनसे मोहब्बत करते हैं, तो सिर्फ मेरे कुछ दोस्त अहबाब चाहते हैं कि मैं भी ऑनलाइन दिखूं। जरूर मेरी आवाज वो होता है, लेकिन मुझे ये आता नहीं है ये ऑनलाइन। तो ये जी दर्शन हो गए, मैं ही हूँ जी, मैं ही हूँ लिया के जाफर जम्मू से। शुक्रिया, मैं ही हूँ जी। आप बात जारी रखिए। ये नॉवेल जो है, जैसे बात हुई पेंगुइन की या दूसरे बाकी इदारों की, जब तक आपका नॉवेल अंग्रेजी में आता या हिंदी में आता, मैं आपसे ये दरख्वास्त करूंगा कि आप ये रोजिन है और ये गालिबन पहला एडिशन है, तो कुछ आप इसमें से कुछ हिस्सा पढ़ें। और दूसरा ये है कि वन लाइनर अगर देना हो इस नॉवेल के हवाले से, तो वो लोग जो मतलब हिंदी वाले हैं, अंग्रेजी वाले हैं, वो इस नॉवेल को क्यों पढ़ें, जरा वन लाइनर उसका दीजिए कुछ और इसमें से कोई हिस्सा पढ़िए। तुमने तो बिल्कुल प्रोफेशनल लोगों की तरह काम किया। खैर, मैं नॉवेल की जो इब्तदा है, जहां नॉवेल खुलता है, पहला पैराग्राफ वही पढ़ता हूं। असरार और हिना की जिंदगी का वो आखिरी दिन था। मुंबई के एतराफ फैला हुआ समंदर बहुत तैश में था। वो सदियों से जारी जंग को जीतकर जजीरे
पर कब्जा कर लेना चाहता था। ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थीं और साहिलों पर गुस्से में अपना सर पटक रही थीं। लहरें इस तरह सर उठा रही थीं जैसे उठकर आसमान को छूना चाहती हों। उन सरकश लहरों को देखकर हैबत तारी हो रही थी। 3 दिनों से शहर में बारिश जारी थी और अब तो शहर की शाहराओं, कुशादा सड़कों और तंगो तारीख गलियों में भी घुटनों घुटनों पानी जमा हो गया था। आसमान में सिवाय काले बादलों के कोई शय दिखाई नहीं दे रही। शहर भूल गया था सूरज की किरणें कैसी होती हैं। आसमान में छेद थे जहां से ढार ढार पानी गिर रहा था। गोया आसमान में बादल नहीं, आबशार था। समंदर का पानी जेरे जमीन नालियों में बहुत अंदर तक सरायत कर चुका था। बारिश के पानी की निकासी रुक गई थी। बड़ी बड़ी नालियों में समंदर और बारिश के पानी में कशाकश जारी थी, जिसके सबब नालियों की कंक्रीट की दीवारें टूट फूट रही थी और मखलूत पानी जमीन की अंदरूनी परतों में फैलता जा रहा था। बरसाती नालों से मुलका आबादियों के मकीन गरकाब हुए जा रहे थे। मीठी नदी में तुगयानी के सबब एक बड़ा इलाका जेर आब आ चुका था। बेशतर इलाकों में बिजली गुल थी। नशेबी इलाकों में तबाही व बर्बादी का एक हौलनाक मंजर था। शहरी इंतजामिया, हुकूमत और रयाया के दरमियान राब्ता मुनक़ते था। जजीरे पर आबाद लोगों की याददाश्त के मुताबिक इतनी शदीद और मूसलाधार बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। कल्बे शहर में वाक़े मुंबा देवी के मंदिर में कयामत ख़ैज़ सन्नाटा छाया हुआ था। मुंबा देवी का चेहरा बेहद उदास लग रहा था। 6000 साल पहले मुंबाराका से मुकाबला आराई से चंद रोज पहले ब्रह्मा ने ऐसी उदासी मुंबा देवी के चेहरे पर देखी थी। मुंबाराका की शिकस्त के बाद जब मुंबा देवी का मंदिर तामीर हुआ तब ब्रह्मा खुद आशीर्वाद देने मंदिर में पधारे थे। जब मंदिर में मुंबा की मूर्ति रखी गई थी तब उसके चेहरे पर एक मुबहम और तफसीर से महरूम खामोशी तारी थी। क्या उस दिन ब्रह्मा ने मुंबा देवी को मुंबई के मुस्तकबिल की तारीख से आगाह कर दिया था? क्या ब्रह्मा के अलावा कायनात में कोई दूसरी कुव्वत थी जिसे इस बात का इल्म हुआ हो कि मुंबा देवी के चेहरे की फितरी मुस्कुराहट को किस कर्ब ने मुबहम खामोशी में बदल रखा है? अब ये बात है कि ये नॉवल लोग क्यों पढ़े, तो मैं उस पर त्रिपुरारी जो हमारे हिंदी के शायर हैं उन्होंने, चूंकि वो उर्दू भी पढ़ते हैं, उर्दू में लिखते भी हैं, अच्छा शायर है, उसने जब हिंदी में तबसरा किया था किसी अखबार के लिए तो उसने लिखा था कि अगर आप इस नॉवल से लुत्फानंदोज होना चाहते हैं, हिंदी वालों से कहा था, तो आप बहुत जल्दी उर्दू सीख लीजिए। और हमारे एक दोस्त यादव जो पुणे में रहते हैं, मुझे खुशी है यादव पिछले कई दिनों से उर्दू सीख रहा है और वो चाहता है कि वो पिछले एक और अब वो लिखने भी लगा है, उर्दू में लिखने पढ़ने दोनों लग गया और थोड़ी महारत हासिल कर रही है। अच्छी बात है, रोजन की वजह से लोग उर्दू पढ़ने रहमान भाई, ये उसकी हेडिंग थी और जो काफी अच्छी हेडिंग था, कई लोगों ने अप्रिशिएट किया था। रहमान भाई, आपने जो एक आध पेज पढ़ा लोगों ने पसंद किया और राना सफ़ी कह रही हैं कि अपनी तहरीरों के इक्तबासात बाज़ाब्ता वीडियो बना के डालिए। और नशीद शादानी है, ये कह रही हैं कि क्या कोई ऑनलाइन लिंक है ऐसा जहां से हम आपके इस नावल को खरीद सकें, अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह? था लेकिन खत्म हो गया। थोड़े दिनों बाद दोबारा एक एडिशन आएगा। हाँ सर, ये भी बता दिए रहमान भाई कि अब जो एडिशन आपका आ रहा है वो कहाँ से छप रहा है, ताकि लोगों को अगर वो नॉवल पढ़ना हो और उनके लिए थोड़ी आसानी हो जाए वहां से मंगाने। नहीं, जैसे ही इसका सेकंड एडिशन आ जाएगा, मतलब मैं कहना भूल गया, सेकंड एडिशन में थोड़ा रोक रखा था, उसकी कई टेक्निकल वजूहत थी। मैं इस नॉवल में थोड़ी और कुछ तरमीम करना चाहता था जबान की सतह पर, कुछ जगहों पर जो मुझे ऐसा लगता है कि उसको थोड़ा और ठीक किया जा सकता है उर्दू में, चूंकि ये मेरी अपनी पसंद थी, इसलिए मुमकिन है कि अब ये फरवरी में इसका दूसरा एडिशन आ जाएगा और उसके बाद ये अमेजोन और जितने पोर्टल्स हैं, हाँ, उस पर अवेलेबल होगा। पहले भी अवेलेबल रहा है। और मोहम्मद सलीम सालिक श्रीनगर से आपको खुशामदीद कहते हैं उनकी रियासत में। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इंशाल्लाह ताला आपके हुजूर आ रहा हूँ बहुत जल्द। और अताउर रहमान खाकी हैं, ये कह रहे हैं कि आपका नया नावल अब कब मिलेगा? नया नावल मैं नेक्स्ट ईयर लिखना शुरू करूंगा। हालांकि नावल मेरे जहन में चल रहा है और ये है कि मैंने अब तक 4 जो नावल लिखे हैं वो इत्तेफाक से 4 नावल मोहब्बत के नावल हैं। उसकी एक वजह, मोहब्बत के चक्कर में आपको एक बार जेल भी जाना पड़ा है। हाँ बिल्कुल, और मेरा ख्याल है कि मोहब्बत के चक्कर में लोगों को जेल जाना चाहिए। अच्छा, नॉवल के चक्कर में। अफसोस की बात यह है कि हमारे यहाँ पिछले 70 वर्षों में जो नॉवल लिखे गए उनमें अगर कोई चीज नहीं थी तो वो मोहब्बत थी। तो मैंने सोचा मोहब्बत जैसा जिस पर बेस सारी दुनिया के बड़े नॉवल हैं, आप मोहब्बत पे नहीं लिख रहे हैं। ये तरक्की पसंद ने ये हिमाकत की थी, तो मुझे लगा कि नॉवल रीढ़ की हड्डी जो अदब नॉवल जो मोहब्बत है वो रीढ़ की हड्डी है अदब की। उसके जरिए से आप पूरे सोशल पॉलिटिकल सिनारियो को बिल्डअप कर सकते हैं।
तो अब लेकिन अब इसके बाद जो मैं नॉवल लिख रहा हूँ शायद पूरा पॉलिटिकल नॉवल होगा या शायद डार्क किस्म का नॉवल होगा, क्योंकि अब हिंदुस्तान के हालात ही ऐसे हैं। रहमान भाई, एक सवाल मैं भी कर लेता हूँ। लियाकत जाफरी हूँ जी मैं पिछले 5-8 साल से आपको देख रहा हूँ और आपका नावल रोजन काफी चर्चा का विषय रहा। उसके अलावा रहमान अब्बास सिर्फ अपनी लेखनी की वजह से ही चर्चा में नहीं रहता, कुछ और चीजें आपके साथ जुड़ती रहती हैं वक्तन फवक्तन। जैसा कि आप एक स्टेटमेंट ऑलवेज आपके जहन में रहता है मौजूदा हालात के हवाले से, जब भी कभी कोई ऐसी डेवलपमेंट होती है तो आप जरूर बात करते हैं। और जब वो अवार्ड वापसी का एक सिलसिला शुरू हुआ था तो उसमें आपका अवार्ड भी बहुत ज्यादा डिस्कस हुआ था। तो ये जो असरे हाजिर में मौजूदा सूरत हाल है हिंदुस्तान की, इसमें आखिर इस अदब के लिए और खास तौर पर उर्दू अदब के लिए और फिर उर्दू अदब में भी फिक्शन के लिए क्या पॉलिसी होनी चाहिए, कैसे हम। मुझे क्या लगता है कि अदीब की पॉलिसी नहीं होती है। लेट मी बी वेरी क्लियर, अदीब अदीब है। आप फिक्शन लिख रहे हैं, नॉवल लिख रहे हैं, शायरी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं जी। आप एक बहुत जिम्मेदार शहरी होते हैं अपने मुल्क के, आप एक बहुत जिम्मेदार बाप होते हैं, भाई होते हैं, आप एक बहुत जिम्मेदार जो है ना नेबर होते हैं किसी के। आपके पड़ोस में किसी का बहीमाना कत्ल हो जाए, आप अपने घर में बैठ के बिरयानी नहीं खा सकते। बिल्कुल वही हाल आपके मोहल्ले की होती है। आपके मोहल्ले में किसी की इस्मत दरी हो जाए, आप किस मुंह से सेलिब्रेट करेंगे किसी दूसरी चीज को। तो वही हाल था अगर हमारे मुल्क में अगर 4-5 बड़े इंटेलेक्चुअल राइटर्स उनका बहीमाना कत्ल होता है तो हम एज ए इंसान, नॉट एज ए राइटर, एज ए इंसान हमारा क्या हक बनता है, हम क्या कर सकते हैं। तो कम से कम सतह पर जो हम कर सकते थे, मुझे लगता है कि हम हिंदुस्तान के 100-150 अदीबों ने वो किया था। और इसके लिए जबान की कोई जरूरत नहीं है। एज ए शहरी हम जितना कुछ कर सकते हैं, चाहे हम किसी भी जबान में लिखें, हमें अपने मुल्क में जो नाइंसाफी होती है, जो जुल्म होता है, चाहे उसे कोई हुकूमत करे, अप्रूव करे ना करे, इसका हुकूमत से भी कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक समाज में एक अनार्की है। उस अनार्की के खिलाफ एज ए सिटीजन आपको अपना प्रोटेस्ट दर्ज करना चाहिए। इसमें एक बात और इसी से जोड़ता हुआ कि इलियास अहमद गद्दी ने नावल लिखा था फायर एरिया जी। और वो दलित सूरत हाल जो थी उसके ऊपर मेरे ख्याल बहुत बेहतरीन स्टेटमेंट था उस वक्त। अभी क्या हो रहा है, जिस हालात से हम गुजर रहे हैं, इसको कवर अप करने के लिए, इसे ऑन रिकॉर्ड लाने के लिए क्या हमें वक्त का इंतजार करना पड़ेगा और 10 साल के बाद इस मौके पे बात होगी, इस हवाले से बात होगी, इस हवाले से नावल उर्दू में खास तौर से। उर्दू राइटर मतलब देखिए, मैं उर्दू को इसमें ना एक सेकंड और, मैं उर्दू को जब भी सोचता हूं तो हिंदू मुस्लिम में ये बट ही जाता है, आप चाहो ना चाहो। उर्दू नावल और उर्दू लिखने वाला नावलिस्ट और फिर उसका नजरिया और फिर उसकी जो कैफियत है इन हालात पे स्टेटमेंट देने की या बात करने की, हम अरुंधति राय या तस्लीमा नसरीन की तरह बात नहीं कर पाते। हिंदुस्तान का मुसलमान उर्दू राइटर, और जब वो ये बात करता है तो वो खुद ब खुद एक खांचे में डाल दिया जाता है। तो रहमान अब्बास, आपके जहन में तो काफी कुछ कशाकश चलती रहती है। मुझे लगता है कि अगर इस तरह का कोई खांचा है तो बतौर अदीब पहले आपको उसको तोड़ना चाहिए जी। मेरा ये मानना है कि अदीब न किसी मजहब को रिप्रेजेंट करता है, न किसी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, न किसी जबान को रिप्रेजेंट करता है। बिल्कुल। अदीब एक मुल्क में रहता है, एक जबान के मानने वाले घर में पैदा होता है और एक मजहब से उसका ताल्लुक होता है, जज्बाती ज़हनी, लेकिन वो रिप्रेजेंट करता है इंसानियत को। और जहां पर जिस जगह पर इंसानियत के खिलाफ कोई काम हो, चाहे वो आपकी जबान के लोगों के साथ हो, किसी दूसरी जबान के लोगों के साथ हो, आपके मजहब के लोगों के मानने वालों के साथ हो, दूसरे मजहब के मानने वालों के साथ हो, आपको बतौर इंसान उनके लिए खड़ा होना ये आपकी जिम्मेदारी है, बतौर अदीब नहीं, बतौर इंसान। और एलिस वॉकर ने बहुत उम्दा बात कही थी कि एहतजाज इस जमीन पर रहने का किराया है जो मैं अदा करती हूँ। आपको याद होगा इमरजेंसी के वक्त जमूरत में, फिर बात से बात निकलती जा रही है, मैं माफी चाहता हूं। इमरजेंसी के थोड़े ही दिनों के बाद मोहम्मद हसन का ज़हाक आया था और बड़े बेहतरीन तरीके से उसने बात की थी इंदिरा को लेके या उस वक्त को लेके या दुर्गा को लेके। हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो वक्त जो जा ही रहा है, ये चीजें टिकेंगी नहीं। हिंदुस्तान की तारीख 10,000 साल पे फैली हुई, इन 4-8 सालों से तो हमारा डिस्कोर्स बदलने वाला नहीं है। बहुत खुशी है कि बहुत कम वक्त में पूरे मुल्क की सतह पर फैसिज्म के खिलाफ एक बाकायदा रेजिस्टेंस नजर आता है, और वो बगैर किसी रंग कलर और उसके, ये लोगों का है। लोग इस मुल्क को ओन करना चाहते हैं जो कुछ वो हैं। हम रवादारी में यकीन रखते हैं, हम एक दूसरे के मजहब की आजादी में यकीन रखते हैं, हम एक दूसरे की पसंद नापसंद में हमेशा सदियों से यकीन रखते हैं। तो डेफिनेटली इंडिया विल कम आउट ऑफ दिस डार्क फेज। जी जमूर भाई। रहमान भाई, दोबारा रोजन की तरफ आते हैं। इस वक्त हिंदुस्तान में अगर हम देखते हैं, आप रहमान अब्बास नॉवल लिख रहे हैं, खालिद जावेद आपसे कुछ सीनियर हैं, सिद्दीक आलम आपसे कुछ सीनियर हैं,
या उससे भी अगर पीछे जाए तो मुशर्रफ आलम ज़ौकी हैं, शुमाइल अहमद हैं, या और बहुत सारे नाम हैं, अब्दुल समद हैं, और पैगाम आफाकी नहीं रहे, हमने बहुत उम्दा 2 नॉवल लिखे। नॉवल की सतह पर जैसे शायरी हो रही है, और सोशल मीडिया भी अगर आप देखेंगे तो सोशल मीडिया पे शायरी हो रही है, पूरा का पूरा सोशल मीडिया जो है वो शायरी यकीनन हो रही है, लेकिन मुझे अब ये खुशी होती है कि अब उर्दू का जो सोशल मीडिया है स्पेशली, वहां पर उर्दू फिक्शन का एक डोमिनेंस अब नजर आ रहा है। पहले तो फिक्शन का जिक्र नहीं था, लेकिन कुछ ऐसे पेज बने हुए हैं उर्दू फिक्शन के हवाले से। लेकिन हमारे सामने सोशल मीडिया में तो जिसका जो जी चाहता है वो उसमें डाल देता है, लेकिन हमारे सामने इस वक्त मसला ये है कि एक रोजिन हम अगर पढ़ लेते हैं या पढ़ते हैं, इसके बाद क्या, क्योंकि जो सीनियर हैं वो उतना नहीं लिख रहे हैं, और मुशर्रफ आलम ज़ौकी को छोड़ के बाकी लोगों की तहरीरें हमें कम पढ़ने को मिलती हैं, खासतौर से नॉवेल। और खालिद जावेद ने इतने लंबे अरसे में 2 नॉवेल लिखे हैं, तो कोई और है नहीं। खालिद जावेद के बाद या सिद्दीक आलम के बाद अगर हम देखते हैं तो एक किताब हमारे सामने आती है, वो है रोजिन, उसके बाद कुछ नहीं है। तो आपको लगता नहीं है कि हिंदुस्तान में खासतौर से नॉवेल के लिए जमीन जो है बहुत ज्यादा हमवार नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। एक तो उर्दू फिक्शन के मामले में उर्दू की बदनसीबी है, यानी एक तो इसमें मुझे लगता है कि हमारा तालीमी निजाम, हमारे यहाँ जिस तरह से लोगों की अदब की तरबियत होती है, ये सारी चीजों को कहीं ना कहीं दीमक लग गई है। हमारे इदारे, क्या वजह है इस पर हम कभी सवाल नहीं करते हैं कि तख्लीकी अज़हान पैदा नहीं करते। बंबई यूनिवर्सिटी में आप देखिए, बंबई में देख लीजिए पिछले 25 वर्षों में 3 फिक्शन लिखने वाले नहीं आए सामने। अच्छा बुरा तो बहुत बात की बात है, लेकिन मुल्क गिर सतह पर, चूंकि उर्दू किसी रियासत की जबान नहीं है, यहाँ पर ये पूरे मुल्क की जबान है। मुल्क का आम आदमी इस जबान में एक दूसरे से बातचीत करता है। हमारी रियासत की जबान है, वैसे आप खास लें, मैं बताऊं आपको, हाँ। रियासत जम्मू और कश्मीर की सरकारी जबान मुझे लगता है कश्मीरी भी वहां पर कश्मीरी नहीं है, ऑन रिकॉर्ड्स उर्दू है, और वाहिद रियासत है पूरे हिंदुस्तान में। चलिए, एक तो रियासत खुशी की बात है, लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा है। खैर, अब ये तो अलग सवाल है, काफी मतलब जी मुतनाज़ ये मैं अपडेट कर रहा हूँ, लोग देख रहे हैं इस वक्त। तो बहरहाल लेकिन कुछ लोग आ रहे हैं, जैसे वो अब्दुल सलमान, क्या नाम है उसका, जो जिसने एक नॉवल लिखा है, शहनाज परवीन है अलीगढ़ की। हाँ, शहनाज। अलीगढ़ में और एक लड़की है जिसका एक नॉवल आया है, खलिश नाम है उस नॉवल का। तो लोग लिख रहे हैं। सवाल ये कि हमारे पास नए लोगों के लिए प्लेटफॉर्म कहाँ है? कहाँ हम 25 से लेके 40 साल के अंदर जो अब हम तो 40 के ऊपर आ गए, उसके अंदर जो लिख रहे हैं उनको हम कब बुलाते हैं, कब उनकी तहरीरों को सुनते हैं, कब उस पर डिबेट करते हैं? हमारे स्पेस नहीं है लोगों के लिए। हम नए लोगों के लिए और सीनियर लोगों के दरमियान ब्रिज का काम कहाँ हो रहा है? तो उर्दू में नया लिखने वाला हमारे यहाँ होता है, ये जो 40 का होता है तब हम उसको कहते हैं कि ये नया नॉवेलिस्ट। वो उम्र तो जवाल की शुरू होती है वहां से। तो यंग राइटर कुरतुल हैदर तो आपका दरिया 30 तक लिख चुकी थी। कुरतुल हैदर, मंटो, बेदी, इनके हवाले देकर हम इन इश्यूज को हल नहीं कर सकते हैं। वो तो बोर्न राइटर थे, बोर्न राइटर इन अ वे दैट दे वांट टू बिकम अ राइटर एंड दे वर दैट काइंड ऑफ पीपल। वो आईनी आपा अपना जहन लेकर पैदा हुई थी। रहमान भाई, इस तरह के लोग अपना जहन लेकर जो पैदा होंगे, वो आप चाहे वो आखिरी शख्स बचेगा, वो लिखेगा उसी तरह। तेजी से सवाल जा रहे हैं, और जो मेरे सामने आ रहा है मैं वही बोलता चाहता हूँ। नबीना दास हैं, क्वेश्चन ऑन रोजन। जी हाँ। आई थिंक द प्रोटैगनिस्ट ऑफ रोजन इज एक्चुअली मुंबई सिटी, अ पॉलिटिकल एंड सोशल पर्सना बाय ऑल मीन्स. Did you draw the inspiration to make it a character from any other fiction? Which such fiction / novel can you say have made Mumbai into a character? खैर, नबीना दास खुद का बहुत शुक्रिया। जी और फिक्शन राइटर भी बहुत अच्छी हैं। तो और मेरे नॉवल पर उन्होंने अंग्रेजी का मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ा, उस पर तबसरा भी काफी अच्छा किया उन्होंने। नबीना जी, मुझे ऐसा, मेरे जहन में ये बात नहीं थी। ये बात आपने जब उस पर तबसरा लिखा तो मुझे पता चला कि आपके मुताबिक बंबई शहर बजाते खुद किरदार के तौर पर उस नॉवल से नुमाया होकर सामने आता है। लेकिन मैं जब उस नॉवल को लिख रहा था तो मेरे जहन में मेरा शहर था, जिसको मैंने बचपन से देखा है, मैंने बचपन से जिया है, उसकी सड़कों पर मैं भटकता रहा हूँ, और आज भी मैं उसकी सड़कों पर हमेशा भटकता रहता हूँ, यहाँ वहां। तो मेरी जिंदगी का वो शहर हिस्सा है। मैं लखनऊ को, दिल्ली को या जम्मू को उस तरह से नहीं लिख सकता, क्योंकि मैं उस शहर को उस तरह से जानता नहीं। बल्कि सिर्फ शहर को जानने से भी आप अच्छा नॉवल नहीं लिख सकते। क्या वजह है कि मंटो, बेदी ने और इवन इस्मत आपा ने बंबई पर अच्छा नॉवल नहीं लिखा? क्योंकि हो सकता है कि वो एक तो उनका मकसद ना हो कि शहर पे नॉवल लिखें,
लेकिन दूसरी बात, सिर्फ शहर में रहने से आप उस शहर का नॉवेल नहीं लिख सकते। मेरा ख्याल है कि वो शहर आपका अपना होना चाहिए, जिसकी आपकी मतलब आपकी जिंदगी का हिस्सा होना ये चाहिए। सब लोग तो बाहर से वहां गए थे, हाँ, ऑलमोस्ट फिल्म से जुड़े रहे। हाँ, और उनका वो शहर शायद उनका कंसर्न नहीं था, उनका जो कंसर्न था उस पर वो अच्छा खासा लिख रहे थे। और उन सबके फिक्शन में उनके अपने शहर हैं। जी बिल्कुल। कोई और सवाल? आई थिंक नबीना जी, मेरा ख्याल है कि मैंने कोशिश की है। हाँ, ये एक सवाल है, मैं दिखाता भी हूँ और पढ़ाता भी हूँ, सुनाता भी हूँ। नादिर खान सरगिरो अच्छा, ये कह रहे हैं कि खिता कोकन में मजीद नसर निगार क्यों नहीं उभरे? मुझे ऐसा रहमान लगता भाई है का कि ताल्लुक कोकन से है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि कोकन का तालीमी निजाम इसके लिए जिम्मेदार है। आप किस तरह के टीचर्स को अपॉइंट करते हैं? आप मेरी तरह के टीचर को अपॉइंट करना नहीं चाहते। आप ऐसे टीचर को अपॉइंट करना चाहते हैं जिसके इंटरव्यू पर सिर्फ आप ये देखना चाहते हैं, आप ये नहीं देखना चाहते हैं उसकी उर्दू कैसी है, उसकी उर्दू अदब में दिलचस्पी कैसी है। आप ये देखना चाहते हैं उसे 5 कलमे याद नहीं जानी। तो जब आपका मयार ये होगा टीचर्स को अपॉइंट करने का, तो वो किस तरह के बच्चे पैदा करेगा। तो जिस तरह का ख्वाब वो माशरा देख रहा है, उस तरह के लोग वहां पैदा हो रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि वो माशरा ऐसे ख्वाब देखता है जहां पर क्रिएटिव लोग पैदा हों, क्रिएटिव आर्टिस्ट पैदा हों, क्योंकि आपको उनसे डर लगता है कि किसी न किसी सतह पर। तो मेरा ख्याल है कि तालीमी निजाम कहीं ना कहीं उर्दू का बहुत ज्यादा जिम्मेदार है कि क्या वजह है कि हमारे नए लिखने वाले पैदा नहीं हो रहे हैं। अताउर रहमान खाकी दोबारा आपसे सवाल कर रहे हैं बेशक। कि अनारकी, शिद्दत पसंदी, हिंद पाक ताल्लुकात, मौजूदा सूरत हाल हिंदुस्तान, ये नावल में कब आएगा? बहरहाल हम इस पे बात कर चुके हैं। नहीं, मैंने तो कम अज कम, मेरा जो इससे पहले वाला नॉवल था एक ममनुआ मोहब्बत की कहानी जी, उसमें तो मैंने बताया कि किस तरह से एक मजहबी जमात एक पूरे माशरे की तबाही का सबब बनती है, और कल्चर के नाम पर। अब जो हिंदुस्तान का सिनारियो हम देख रहे हैं वो अलग तरह का है, वो एक अलग तरह के कल्चरल और रिलीजियस एंगल को लेकर, लेकिन छोटे छोटे तबलीग जमात छोटे छोटे माशरों में जाकर मजहब के नाम पर, अकीदे के नाम पर और प्यूरिफिकेशन के नाम पर जो कुछ करती है, उसे हम हिंदुस्तान मुल्क की सतह पर बड़े पैमाने पर देख रहे हैं। तो हम उस पर कितनी तनकीद करते हैं? तो तनकीद वही करेगा जिसने उन तमाम उस तरह की छोटी छोटी एस्टैब्लिशमेंट में तनकीद की हो। तो मुझे लगता है कि वो वहां जब हम उसको एक पर्टिकुलर व्यू पॉइंट से, इंसानियत के नुक्ते नजर से देखने लगेंगे, तो तनकीद जरूर आएगी। और दूसरा ये है कि सारा कुछ रहमान अब्बासी क्यों करे और इस तरह के लिखने वाले हैं। जमरूद, ये डिबेट मतलब डाइवर्ट हो रही है बार बार, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि अगर कोई ऑनलाइन बैठा है तो उसको भी अटेंड किया जाए। नादिर खान सरगिरो, बड़ा खूबसूरत लफ्ज है ये सरगिरो। हाँ, इन्होंने फिर पूछा है कि कोकन जैसा सरसब्जो शादाब इलाका और इतनी दिलकशी रखने वाला खिता लोगों को अदब की जानिब माइल क्यों नहीं कर रहा? ये नहीं, मुझे क्या लगता है कि नादिर साहब से मैं ये चाहूंगा कि मेरे 2 नॉवल वो जरूर पढ़ें जी। एक मेरा ये नॉवल रूजिन, और इससे पहले वाला नॉवल एक ममनुआ मोहब्बत की कहानी। ये दोनों नॉवल कोकन के पस मंजर में है। इन दोनों नॉवलों की वजह से, हालांकि ये मतलब कोई ताल्लुक की बात नहीं है, लेकिन शुमाली हिंद के लोगों को पता ही नहीं था कि कोकन किस तरह का खित्ता है। उन्हें कोकन पता था, लेकिन किस तरह का, उसका जोग्राफिया क्या है, उसके लोगों का कल्चर क्या है, वहां की जबान क्या है, ये इन दोनों नॉवलों में कहीं ना कहीं उसको मैंने स्टैब्लिश करने की कोशिश की है, क्योंकि मेरा ताल्लुक उस खित्ते से है। एंड आई एम अ प्राउड कोंकणी। मेरी मादरी जबान कोंकणी है, और मैं घर में उसी जबान में बातचीत करता हूं, और मेरे नॉवल के किरदार उसी जबान में बातचीत करते हैं, उसी तरह सोचते हैं। तो वो जो खूबसूरती है, ज्योग्राफी, वो सब अपनी जगह पर, लेकिन सवाल ये उठता है कि आपका एजुकेशन सिस्टम क्या कर रहा है। मैंने आज तक कोकन में एक स्कूल नहीं देखा जिसने मंटो पे प्रोग्राम किया हो। एक स्कूल कोकन में मैंने नहीं देखा जिसने बेदी पे प्रोग्राम किया हो। एक स्कूल नहीं देखा जिसने इस्मत आपा के नॉवल निगारे पे प्रोग्राम किया हो। तो जब आपका एजुकेशन सिस्टम ही नहीं है, तो वहां से वो लोग कैसे पैदा होंगे? आप एजुकेशन सिस्टम पे थोड़ी तवज्जो दीजिए, और वो लोग जो वहां पर प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं, जो जिस तरह के भगवाकरण तालीम का हुआ है, उस तरह जो संस्करण हुआ है, या जिस तरह से उसको मजहबी रंग में रंगाया जा रहा है, उसको थोड़ा सा बैलेंस कर लीजिए और उसको इंसानी इकदार के करीब लाइए, तो देखिए कितने अच्छे अच्छे लोग पैदा होंगे। लिटरेचर के लिए स्पेस पैदा कीजिए। बहुत जरूरी है लिटरेचर। आप लिटरेचर का स्पेस खत्म करना चाहते हैं। मुझे याद है बंबई के सबसे बड़े तालीमी इदारे में एक जो खातून मुंतजमी वो थी, इंचार्ज थी, उसने ये कहा था कि अलामा इकबाल का मजमुआ क्यों दे रहे हो आप? बच्चे पढ़ते थोड़ी हैं, आप ड्रामा मत कीजिए, ड्रामा का हमारे हराम है। तो जब तालीम में ऐसे लोग आएंगे तो लिटरेचर के लोग कैसे पैदा होंगे? रहमान भाई, ये एक और थोड़ी सी वजाहत कर दे हमारे कुछ क़ारीन नाज़रीन के लिए। कोकन का इलाका फिलहाल कौन सा इलाका है, कौन से शहर है? कोकन शुरू होता है गुजरात की सरहद से लेकर और गोवा तक का जो साहिली पट्टी है। इसीलिए इस नॉवल में गुजराती
आपके किरदार गुजराती जी, में हाँ, रहे मतलब हैं। गुजरात बम्बई कोकन का हिस्सा है और ये नीचे गुजरात तक चला जाता है। तो ये 8 अजला पर मुश्तमिल जो साहिली पट्टी है, ये कोकन की पट्टी है जो बहरे अरब से मिली हुई है। तो आप बहरे अरब की तुंद साहिल भी देखोगे और उसके जंगलात भी देखोगे, उसके आबशार भी देखोगे। अच्छा, एक सवाल और है, वो आपको मैं दिखाता हूँ। मोहम्मद सलीम सालिक दोबारा श्रीनगर से। रहमान भाई, रियासत जम्मू और कश्मीर के फिक्शन निगारों के हवाले से अपने तासुरात शेयर करें। मैं वहां पर 6 तारीख को और 7 तारीख को रहूंगा और आप लोगों से बराह रास्त दिसंबर हाँ। और 2017 और तब मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने भी वो काम किया है जो हमारे बहुत सारे लोगों ने किया था, यानी अपनी चीजों को आपने लोगों के सामने नहीं लाया। जब और इसीलिए ये मेरा इश्तियाक है इस बार जाने का। और मैंने सालिक साहब से कहा था कि मैं चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर में जो लोग लिख रहे हैं मैं उनसे मिलूं, जो फिक्शन लिख रहे हैं। हुआ यही है कि हमने मतलब ये पता नहीं क्या वजह, हम लोगों में कौन सा एहसास था, हमारे यहाँ जो किताबें छपती हैं हम वो दूसरों को बताते तक नहीं है कि हमारे भाई ये किताब छपी है। पहले तो रसाले की मोहताज, आप रसाले के मोहताज थे कि 6 महीने में एक इश्यू आएगा, उस पर एक 10 लाइन का तबसरा छपेगा, वो भी एडिटर आपका दोस्त है तो अच्छा वरना मनफी। अब कम से कम सोशल मीडिया आपके सामने ओपन है, आपकी किताबों पर जो दूसरों की आरा आ रही है आप उनको पेश कीजिए। आप दिन में 50 बार एयरटेल का इश्तिहार देखते हैं, आप हफ्ते में किताब का एक इश्तिहार से आपको इतना परहेज क्यों है? आप अपने अच्छे लिखने वालों की तख्लीकात को पेश करें लोगों के बिल्कुल सामने। बिल्कुल। अब आप चूंकि श्रीनगर जा भी रहे हैं तो बात होगी। जाहिर है जब तख्लीककार की किसी तख्लीक पे बात करेंगे तो तख्लीक से तख्लीककार और तख्लीककार से फिर जिस सिंथ में वो लिख रहा है उसके इर्द गिर्द गुफ्तगू का दायरा रहेगा। तो किताब शनासी के हवाले से अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद उर्दू घर ने एक ये पहल बहुत की बहुत है अच्छी पहल है और मुझे बहुत खुशी है और इंशाल्लाह ये इसको हम सिलसिला इसी कंटिन्यू तरह जाए और करेंगे, नई कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, बल्कि आप नए लोगों को भी देना, जो बिल्कुल, पहली बिल्कुल, किताब आती है उन पर भी बिल्कुल, बातचीत हो। मेरे ख्याल बैटरी अभी जवाब नहीं दे रही है, आप बात करते रहें। जी, मतलब यह है कि कुछ हमारे यहाँ कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं कि जैसे आपने बताया कि 40 साल के बाद अगर उसकी उम्र 40, 45, 50 साल की है तो हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं उसकी तरफ। उससे नीचे कोई लिखने वाला है तो हम ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन सोशल मीडिया में कुछ चीजें आके ये सब खत्म की हैं इस वक्त और शायरी की सतह पे तो हम कह ही सकते हैं। तो उम्मीद करेंगे कि फिक्शन के हवाले से भी ये सब चीजें हमारे सामने आए और किताब शनासी का नाजरीन ये सिलसिला जारी रहेगा। रहमान अब्बास साहब आज ही तशरीफ लाए हैं। अभी आप बात करें, मेरे ख्याल 2-4 मिनट आप कर सकते हैं बात। हाँ, मुझे लगता है कि पता नहीं नहीं, हमने बैटरी डेड कर दिया, अब हम घुप अंधेरे में रिकॉर्ड कर रहे हैं, लोग देख पाएंगे, हमें नहीं पता वो क्या है। आप बात कर सकते हैं। अब इसको नहीं ठीक है। मैं उर्दू घर का और अंजुमन तरक्की हिंद का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जमरत का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मुझे बहुत खुशी है कि ये इस बहुत अच्छे किताब शनासी के सिलसिले की शुरुआत मेरे इस नॉवेल से हुई है। मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ जमरुद, और शुक्रिया लियाकत भाई मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने भी इस प्रोग्राम को शूट करे में, क्योंकि दिल्ली में होता तो जमरुद के पास वो पूरा तामझाम होता। चीजें आसानी से मुहैया हो जाती हैं। लेकिन जितनी चीजें हमारे पास हो मुझे लगता है कि उसका इस्तेमाल करते रहना चाहिए और लोगों तक चीजें पहुंचती रहनी चाहिए। जी जी बिल्कुल। लियाकत जाफरी साहब जिनको यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन मसला ये हुआ कि अभी 1 घंटा पहले मेरी इनसे बात हुई तो मैंने कहा चलिए किसी और वजह से मैंने कहा भाई मैं चलने लगा हूं आज। और 2 लोगों का मैं जिक्र करूंगा, आसिफ मीर और लियाकत जाफरी साहब का, जिन्होंने बहुत साथ दिया उस वक्त भी जब मुझे पता ही नहीं था कि कौन साथ दे रहा है। लेकिन बाद में मुझे थोड़ा थोड़ा धुंधला कुछ चेहरे याद हैं। तो आज मैं पहली बार चला तो मुझे लगा कि मैंने आसिफ भाई को सबसे पहले फोन किया हॉस्पिटल से, फिर शाम को आके लियाकत सर को फोन किया, तो फिर हमारा यहाँ का प्रोग्राम बना। दोस्तों अभी कुछ दिन और मुझे जम्मू में रुकना है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द लियाकत जाफरी साहब के साथ यानी काफी दिन आप रुकेंगे। हालांकि बहुत तवील 2 इंटरव्यू मैंने लियाकत जाफरी साहब के किए हैं, एक रेख्ता पे मौजूद है, एक उर्दू घर पे है। लेकिन किसी किताब के हवाले से ये चूंकि किताब का सदर शुबा उर्दू है यहाँ, किसी ऐसी किताब पे जिसपे बात नहीं हुई है, किसी नॉवेल पे, किसी शायरी की किताब पे या किसी शायर पे, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम लियाकत जाफरी साहब के साथ भी ये महफिल सजाएंगे।
रहमान अब्बास साहब, एक बार फिर आपका बहुत अरे बहुत बहुत शुक्रिया। और- मैं चाहता हूँ कि तुम और- जल्द और- से जल्द अभी तो चलने ठीक लगे हो हो, जल्द से जल्द दौड़ने लग जाओ। और उन तमाम दोस्तों से माजरत जिनके सवाल रह गए। हाँ, शामिल बस आप ये समझ लीजिए कि ये सवाल यहाँ पे मौजूद हैं और रहमान अब्बास साहब इसके जवाब देंगे। रहमान साहब अलग से हो सकता है कमेंट बॉक्स में आपको इनका जवाब दें। आप सबका बहुत बहुत सबका शुक्रिया। बहुत-बहुत शुक्रिया। और रहमान I'm really happy अब्बास को रहमान। लगातार आप देख रहे थे, ये रोजन है और इसे भी देख लें और इसी पे हम इस प्रोग्राम को खत्म करते हैं। खुदा हाफिज।